अब बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट इज द लास्ट थिंग। कुछ क्वेश्चंस हम इसकी इंशाल्लाह ताला करेंगे और इंशाल्लाह ताला कल हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे और वो इसी वीक में खत्म हो जाएगा। वो आसान है इंशाल्लाह ताला जी। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन, अच्छा इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन है। एज सच डायरेक्ट हमसे एग्जामिनर एप्लीकेशन का नहीं पूछता कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा होता है, रीजंस वगैरह पूछ रहा होता है। इसमें ये अभी जो हमने बात डिस्कस की कि हमारे पास अल्कोहल जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है इज soluble in water due to हाइड्रोजन। ये बेटा हमारे पास एक आ गया। अब बेटा हम ये तो कल चुके, हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए मैं यहाँ पे इसकी फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अब बेटा मैं आपसे कुछ फर्दर पॉइंट्स, फर्दर चीजें डिस्कस करता हूँ बेटा। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में बेटा हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो बायो में ना आपने डीएनए का नाम सुना होगा बेटा, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो है ना बेसिकली हमारे पास इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो बायो वाले बच्चे नहीं है, मैथ वाले हैं, उनके लिए मैं इसे सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ कि डीएनए जो है वो हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है उसे ट्रांसफर करने के लिए सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन कॉल इट ए मॉलिक्यूल आपके पास। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, हमारे रफ पेज था ये, इसके ना दो स्ट्रैंड्स होती हैं। वो फिर जो बायो वाले बच्चे हैं वो उसमें पढ़ेंगे कि डीएनए के दो स्ट्रैंड्स में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होता है, इसकी रेप्लिकेशन कैसी होती है। हम यहाँ पे केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है। अब ये जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो दरमियान में मैं डॉटेड लाइन लगा रहा हूं ये कुछ नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। अगेन मैं उनकी डिटेल में बेटा इसलिए नहीं जाना चाह रहा कि वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है कि हमारे पास कौन कौन सी नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, ये दूसरा स्ट्रैंड है, और इसमें यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन बेसिस होती हैं। ठीक है, चार तरह की नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हम यहाँ पे, और ये इसका जो प्रोसेस होता है, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है पहले यही बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होती हैं और फिर आगे सेल डिवीजन और डीएनए की रेप्लिकेशन का प्रोसेस। पहले डीएनए रेप्लिकेशन होती है फिर ऑब्वियसली आगे सेल डिवीजन एंड सो ऑन। तो हम यहाँ पे इसकी इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन बाय द वे। जो बायो वाले स्टूडेंट है उन्हें शायद इसका आइडिया हो। टू strands of DNA held together वह हाइड्रोजन बॉन्ड। हम कहते हैं हमारे पास डीएनए के दो स्ट्रैंड्स हैं और वो दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होते हैं जी। अब बेटे इसके बाद हम कोशिश कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है उन्हीं को डिस्कस करें, बाकी भी यहाँ पे हम कुछ डिस्कस करेंगे बेटा। अब बेटा हमारे पास आइस जो है उसकी डेंसिटी लो होती है एज कंपेयर टू वाटर। नॉर्मली आप सबको पता है कि जब कभी भी हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं पार्टिकल एक दूसरे के करीब आते हैं, एंड व्हेन पार्टिकल आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर तो उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन आइस की डेंसिटी जो होती है वो वाटर से लेस होती है। पहले मैं लिख देता हूं फिर मैं बेटे से एक्सप्लेन भी करता हूं।
Density of ice is lesser than water. अब आप सोच रहे होंगे सर वो तो खैर हम रीजन अभी आपसे पूछेंगे, लेकिन पहले ये बताएं कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज क्यों है बेटा, कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट कि हम इसे एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन के तौर पर कंसिडर कर रहे हैं। तो अगेन बेटा मैं यहाँ पे उस पेज की तरफ आता हूँ और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ जी, ताकि एवरी वन ऑफ यू गेट द पॉइंट कि मैं क्या चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए बेटा यहाँ पे ना मैंने दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है। एक बेटा मैंने आपको ये एक्सप्लेन करना है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है, क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, ताकि कल को आप जब बात करो कि आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर, इट्स ए नॉर्मल थिंग, लेकिन इसकी खास चीज क्या है। और दूसरे नंबर पे वाई इट हैज लो डेंसिटी, दोनों चीजें। ये देखिए हम ये कहते हैं हमारे पास इक्वेटिक लाइफ है, ये बेटा दरिया है, समंदर है, कोई भी चीज है, ऐसे दुनिया में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। अब यहां पे ना आइस बन जाती है टॉप के ऊपर बेटा। अब ये जो आइस हमारे पास टॉप के ऊपर बन रही है, आपको पता है आइस जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हीट अंदर नहीं जाती। अब वो जो इक्वेटिक लाइफ है, फिश हैं, जो बाकी प्लांट्स वगैरह हैं, वो दे सर्वाइव इन द वाटर। लेकिन अगर आइस की डेंसिटी लो ना होती और ये सारा का सारा समंदर या सारा का सारा दरिया, जो भी चीज है आपके पास, ये कंप्लीटली फ्रीज हो जाता, कंप्लीटली आइस में चेंज हो जाता आपके पास, तो फिर तो बेटा आपके पास इक्वेटिक लाइफ की डेथ हो जाती। दे कुड नॉट सर्वाइव। तो ये आप देख सकते हो स्पेशली इन दोज एरियाज वेयर टेम्परेचर नॉर्मली डिक्रीज लेसर देन 0 डिग्री सेल्सियस। और दुनिया के ऐसे बहुत सारी एरियाज हैं जहां पे ऐसा होता है। इवन पाकिस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पे टेम्परेचर जो है आपको पता है सर्दियों में 0 से नीचे चला जाता है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज वेल। अब ये तो आगे कि वाई दिस इज इंपॉर्टेंट। अब बेटा हम दूसरे नंबर पे डिस्कस करेंगे कि ऐसा होता क्यों है कि आइस की डेंसिटी वाटर से लेस क्यों है, रीजन क्या है। अब बेटा वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेटा इस पॉइंट की समझ आई आपको। ऐसा हमसे एग्जामिनर ये रीजन नहीं पूछता, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये बेटा उसकी रीजन है, ये लॉजिक है बेटा। अब बेटा आपने इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास है वाटर, ये बेटा आपके पास एक और वाटर, ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। याद है मैंने आपको कहा था आपने लोन पेयर लाजमी दिखाना है, पार्शियल लाजमी दिखाना है, और ये वाटर है बेटा आपके पास H2 लिक्विड। अच्छा बेटा H2O लिक्विड में ना ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये कंटिन्यूअसली ब्रेक भी हो रहा होता है, फॉर्म भी हो रहा होता है। क्या मतलब बेटा, मतलब ये कि हमारे पास जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो कंटिन्यूअसली इन मोशन होते हैं। इट मीन दे हैव सम सॉर्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज इनफ टू ब्रेक दिस बॉन्ड। तो इसलिए यहां से मॉलिक्यूल जब ब्रेक होके यहां पे चला जाएगा, यहां पे एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा, उसके साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, सॉरी बॉन्ड फॉर्म करेगा, बट अगेन ब्रेकिंग होगी एंड इन दिस वे एक रैंडम मोशन होती है। ओ लेवल में आपने टर्म पढ़ी थी ब्राउनियन मोशन। अगर वो बॉन्ड ब्रेक ना होता, फिक्स रहता, लेट्स से ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान बॉन्ड फिक्स हो गया, ब्रेक नहीं हो रहा, और ये वाला वाटर मॉलिक्यूल किसी और वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, बॉन्ड फिक्स हो गया, और ये वाला आपके पास किसी और के साथ है क्या, ये बॉन्ड फिक्स हो गया आपके पास जी। तो फिर तो बेटा आपके पास पार्टिकल मूव ही ना करते, क्योंकि फिर तो फिक्स आ गया है ना आपके पास। then the particle must stay at the same position. तो H2O liquid hydrogen bond formation and hydrogen bond breaking
occur continuously. Continuous process है. Bond breaking, bond formation, bond breaking, bond formation, and that is the continuous process. हमारे पास बहुत फ्रीक्वेंटली ये प्रोसेस हमारे पास हो रहा होता है जी. लेकिन अगर बेटा हम बात करें आइस की, तो आइस में क्या होता है बेटा, ये आपके पास ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये बेटा आपके पास ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बेटा आपके पास ऑक्सीजन, ठीक है जी, एंड ये हाइड्रोजन. इस तरीके से बेटा हमारे पास कंटिन्यूसली बॉन्ड होते हैं. ये बेसिकली एक हेक्सागोन की शेप होती है. मैंने एक रफ सी शेप बनाई है बेटा, माइंड मत कीजिएगा. ये आपके पास है. अब बेटा हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि चूंकि पार्टिकल फिक्स पोजीशन पे है, ये बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये जो मैंने शेडेड किया, ऑल दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड. ये हाइड्रोजन बॉन्ड अब ब्रेक नहीं हो रहे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड अब फिक्स है बेटा. अब इनके फिक्स होने से डिसएडवांटेज क्या होता है, ये जो स्पेस है बिटवीन द मॉलिक्यूल ये ट्रैप्ड होगी, इस एरिया में मॉलिक्यूल नहीं आ सकता बेटा. अब जब इस एरिया में मॉलिक्यूल नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली हम ये कहते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया. वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी जो है वो डिक्रीज होगी बेटा आपके पास. अच्छा, इसको ना कुछ लोग एक और वे से भी एक्सप्लेन करते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि ये ठीक है या वो ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड, बुक्स वगैरह में नॉर्मली ये गिवन होता है, लेकिन मैं दूसरे वाला मेथड भी आपको बताऊंगा जो आपके लिए इजियर लगे. हमने मेन पॉइंट ये याद रखना होता है कि आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर. हो क्या रहा है, मैं वहां पे लिखूंगा भी सी. आइस में हमारे पास व्हेन वंस हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बन गया बेटा, बन गया हमारे पास. अच्छा, जब ये बॉन्ड बन गया बेटा हमारे पास, तो अब बॉन्ड ब्रेकिंग हमारे पास नहीं हो रही, इसलिए जो एरिया ट्रैप हो गया उसकी वजह से डेंसिटी लो हो गई. ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है. दूसरी क्या एग्जांपल है वो भी बेटा मैं पहले बता देता हूँ, बल्कि इससे पहले मैं लिख देता हूँ, फिर उसके बाद in H2O liquid, hydrogen bond formation and hydrogen bond breaking occur continuously. In ice, hydrogen bond breaking is not occurring. H2O molecules arranged hexagonally having space between H2O molecules, so density of ice decreased. बेटे ये जो मैंने लिखा है एज सच, नो डाउट हमारे पास जो कोर्स बुक्स वगैरह है उसमें ये लिखा होता है
ये नहीं है कि ये नहीं लिखा होता बेटा, लेकिन एज सच आपको कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है कि आप लाजमी लाजमी शेडेड को रट्टा लगाएं। आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ये वाला पॉइंट पता है तो दैट इज मोर देन इनफ कि आइस की डेंसिटी लो होती है बेटा। लेकिन एक जनरली आपको पता होना चाहिए कि ये चीज है जी। अब बेटा एक और भी इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो एक्सप्लेनेशन गलत है, दैट इज एक्सेप्टेबल एप्लीकेशन, वो क्या नाम एक्सप्लेनेशन एज वेल, वो स्टूडेंट के लिए इजियर टू अंडरस्टैंड होती है। इन रियलिटी दिस इज द प्रॉपर एप्लीकेशन कि हेक्सागोनल अरेंजमेंट हो जाती है हमारे पास, स्पेस बन जाती है बेटा आपके पास, और मॉलिक्यूल जो होते हैं वो उनके दरमियान स्पेस होती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। अब बेटा मैं दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको बता देता हूँ, एक्चुअली ये इस तरीके से हो रहा होता है जी। दूसरे जो एक्सप्लेनेशन देते हैं टीचर्स या एक्सपर्ट्स इसकी, वो क्या होती है बेटा, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए बेटा ये आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल, इसमें हम कहते हैं बॉन्ड एंगल 104.5 है। जब यही वाटर मॉलिक्यूल आइस में जाता है तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास अब ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन में चले गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग आ गए। अब बेटा आपके पास बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री आ गया। अब देखिए वाटर तो सेम रहा, ये भी बेटा आपके पास H2 है और ये भी बेटा आपके पास H2 है, लेकिन यहां पे बॉन्ड एंगल 104.5 था, यहां पे बॉन्ड एंगल 109.5 आया। बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने से मुराद है कि इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में डिस्टेंस इंक्रीज हुआ। अब आप सबको पता है मैस अनचेंज रहे, डिस्टेंस इंक्रीज हो तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ये एक्सप्लेनेशन भी कुछ जगहों पे मिलती है, बट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या है? प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम वो जो हेक्सागोनल शेप होती है वो बेटा हम डिस्कस करते हैं कि हेक्सागोनली अरेंजमेंट होती है, दैट इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। बट दिस इज राइट एज वेल, बच्चे के समझने के लिए ये कंपैरेटिवली इजियर होती है, क्योंकि मेनली बच्चे ने ये पॉइंट याद रखना है कि आइस हैज लो डेंसिटी देन वाटर। इसको मैं नहीं लिखूंगा बेटा, लिखेंगे हम इसी चीज को जो मैंने आपको प्रॉपरली बता दी है जी, ये वाली चीज। अब बेटा एक और हमारे पास आ जाता है, एक टर्म होती है विस्कोसिटी, एक होती है सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ ए लिक्विड। जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, पार्टिकल उतना ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, लिक्विड उतना ही ज्यादा विस्कस होता है। तो याद रखिएगा ये जो भी नंबर है हमारे पास थर्ड फोर्थ, H2O has higher viscosity and surface tension as compared to H2S। अब हमने इन दोनों का आपस में कंपैरिजन क्यों किया? क्योंकि ऑक्सीजन एंड सल्फर एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, बल्कि सल्फर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। मैंने यहां पे टर्म यूज की बेटा विस्कोसिटी, रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ लिक्विड। स्ट्रॉन्गर intermolecular forces, higher viscosity। ज़ाहिर है पार्टिकल में जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी, उतनी ही विस्कोसिटी ज्यादा होगी, उतनी ही हम कहते हैं कि पार्टिकल डिफिकल्ट होंगे टू फ्लो टू मूव एज वेल। अच्छा सरफेस टेंशन, इसकी भी बेटा आपके पास एज सच डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी आपको बताऊंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए बेटा आपके पास ना कोई भी चीज है
बेसिकली सरफेस टेंशन जो होती है, इट इज फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ लिक्विड। हमें इसकी डिटेल की फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे बताता हूँ, शायद फिजिक्स में या एफएससी वगैरह में इनकी डेफिनेशन होती है। ये लिक्विड है बेटा। अब ये जो लिक्विड के पार्टिकल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, देखें एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है जो मैंने डॉट बना दिया रेड, ये इधर से भी अट्रैक्टेड है, इधर से भी, यहां से भी अट्रैक्टेड है, यहां से भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां भी। इट मीन इसकी हर एक डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इक्वल है, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाती है। लेकिन आपके पास, अब बेटा मैं ग्रीन कलर का एक डॉट बना रहा हूं, ये वाला, ये पार्टिकल इधर अट्रैक्टेड है, यहां पे अट्रैक्टेड है, ये डाउनवर्ड अट्रैक्टेड है, बट देयर इज नो पार्टिकल एट द टॉप ऑफ दिस। इट मीन इस पार्टिकल पे इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ये जो फोर्स है ये इस तरह के सरफेस के ऊपर हर एक पार्टिकल पे होगी, और इस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। अब बेटे जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी डाउनवर्ड, उतनी ही ज्यादा सरफेस टेंशन होती है। बात की समझ आई है बेटा आप लोगों को? मैं दोबारा बता देता हूं मेरे बच्चों। देखो बेटा आपके पास, इसको मैं वो कर देता हूं, आपके पास ना दो मॉलिक्यूल हैं। एक मॉलिक्यूल है जी ये ग्रीन कलर का मॉलिक्यूल, ये आपको नजर आ गई थी, सॉरी ब्लू, अब ग्रीन ही मैंने बनाया, हाँ ग्रीन है। और एक बेटा है रेड मॉलिक्यूल। ये जो बेटा ग्रीन मॉलिक्यूल है, इसमें इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू अपवर्ड। क्यों? इसके टॉप के ऊपर कोई और मॉलिक्यूल नहीं है, वेपर्स हैं, बट दे आर नॉट अट्रैक्टिंग दैट स्ट्रॉन्ग। जो रेड वाला मॉलिक्यूल है ये इक्वली अट्रैक्टेड है। इस मॉलिक्यूल में कोई एज सच नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो है, इट इज फ्री टू मूव। लेकिन जो ग्रीन वाला मॉलिक्यूल है वो इनवर्ड ज्यादा अट्रैक्टेड है। इसका मतलब है इसके ऊपर एक टेंशन सी है डाउनवर्ड, दैट इज नोन एज सरफेस टेंशन बेटा। और ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर है। जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं, ऑल ऑफ देम आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ टेंशन एज वेल। तो स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये चूंकि एज सच हमें जरूरत नहीं है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा, लेकिन बताना इसलिए जरूरी होता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हो, कम से कम आप एक चीज को रट्टा ना लगाएं, इसलिए तो आप ये लेवल कर रही हो बेटा, ताकि आप रट्टे से बच सके, कंसेप्ट सीख सके। तो बेटा आपके पास जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी, उतनी ही ग्रेटर सरफेस टेंशन होगी। तो अब बेटा सरफेस टेंशन का कंसेप्ट समझ आया आप लोगों को बेटा? जी बेटा। बेटा मॉलिक्यूल तो टॉप के ऊपर इक्वली प्रेजेंट है, लेकिन इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं बेटा। इनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ग्रेटर होगी, सरफेस टेंशन विल बी ग्रेटर। क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल टॉप पे प्रेजेंट है, ये तो कंटेनर का साइज हम कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, तो जो सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है उनका नंबर कम या ज्यादा हो सकता है। सो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्स एक्टिंग ऑन इट बेटा। ठीक हो गया बेटा अब्दुल्ला? ठीक है, तो हम यहाँ पे आ गए जी। हमने यहाँ पे कहा जी कि हमारे पास विस्कोसिटी एंड सरफेस टेंशन, स्ट्रॉन्गर intermolecular forces, more surface tension। अच्छा बेटा एक होता है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक मिनट बेटा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने सॉरी देखा नहीं। जी जी बेटा जी, ये बेटा पॉइंट वन था जी। ठीक हो गया बेटा? अच्छा
जहां तक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, वो बेटा हमारे पास फिनिश होगी। अब मैं यहाँ पे दो छोटे छोटे एग्जाम हिंट्स हैं, वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। वन ऑफ देम इज रिलेटेड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, द अदर वन इज रिलेटेड विद पोलैरिटी, उससे रिलेटेड बेटा। तो पहले नंबर पे बेटा, और फिर हम इसके क्वेश्चन करते हैं एग्जाम हिंट्स। नंबर वन, stronger intermolecular forces higher enthalpy of vaporization। अब बेटे ये तो हम सबको पता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सम टाइम ना एग्जामिनर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन लिखता है। ये हम यूनिट 5 में डिटेल में भी पढ़ेंगे। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन को वो यूं डेल्टा एच नॉट वीएपी। आप ना फिलहाल इस चीज को इग्नोर कर दें, सिर्फ और सिर्फ आपको पता होना चाहिए एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन से क्या मुराद है। हम ये कहते हैं एंथैल्पी चेंज, or you can write heat required to convert 1 mole of liquid into 1 mole of vapors। और अगर एग्जामिनर स्टैंडर्ड कह दे तो आप बेशक यहां पे लिख सकते हो एट स्टैंडर्ड कंडीशन। यहां पे बेटा मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास मॉलिक्यूल में जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, द मेन कंसेप्ट, फॉरगेट अबाउट द डेफिनेशन, हम आगे यूनिट 5 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मेन कंसेप्ट जो बेटा मैं टीच करना चाह रहा हूं ये कि पार्टिकल्स में जितनी स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी, उतनी ही ज्यादा एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट द लिक्विड इनटू वेपर। दैट्स इट। अगर फोर्सेस कम होंगी तो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अगर हम इस एनर्जी को स्पेसिफाई कर दें 1 मोल के लिए तो इसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये बेटा हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? दूसरे नंबर पे बेटा, अब आप लोगों ने ना ओ लेवल में बॉन्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा। वहां पे ना आप लोग प्रॉपर डेफिनेशन बॉन्ड एनर्जी की नहीं पढ़ते। उसकी वजह ये होती है जी कि वो ऑर्डिनरी लेवल है, ओ लेवल या आईजीसीएसई बेसिक लेवल है, ए लेवल में आप प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ोगे। बॉन्ड एनर्जी का एक्चुअल कंसेप्ट जो ओ लेवल में आप पढ़ते हो वो ये होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर बॉन्ड ब्रेकिंग या एनर्जी रिलीज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। इन रियलिटी ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक 1 मोल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन एटम्स इन गैसियस मॉलिक्यूल। मैं यहाँ पे कोई डेफिनेशन नहीं लिख रहा, काइंडली माइंड मत कीजिएगा बेटा। रीजन ये है कि इस डेफिनेशन के साथ और बहुत सारी चीजें लिंक्ड है, वो हम आउट ऑफ सिलेबस चले जाएंगे। सिर्फ आपने बॉन्ड एनर्जी को फॉर द टाइम बिंग ये ध्यान में रखना है कि हमें एक एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड फॉर द टाइम बिंग बेटा। अब देखिएगा बेटा, आपके पास ना एक केमिकल रिएक्शन है, लेट्स से H2 reacting with O2 changing into H2O। बेटा अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड ब्रेक होगा, तो देन न्यू बॉन्ड विल बी फॉर्म। अगर आपके पास ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहे, ये बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, तो क्या नया बॉन्ड बनेगा बेटा? नो। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शन में अगर ये बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए हमें ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है तो रिएक्टेंट लेस रिएक्टिव होंगे, और अगर हमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड है तो रिएक्टेंट लेस, आपके पास मोर रिएक्टिव होंगे।
ये एक नॉर्मल कंसेप्ट है, इसमें हम थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे बेटा। क्या कहा बेटा मैंने? हायर बॉन्ड एनर्जी, लेसर रिएक्टिव रिएक्टेंट्स। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा, लेकिन ये एक वन ऑफ द मेन कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि N2 गैसियस नाइट्रोजन इज इनर्ट। आपको पता है ना, एयर में 78% नाइट्रोजन होती है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। हाई बॉन्ड एनर्जी। डेटा बुकलेट से बेटा आप इसकी वैल्यू देख लोगे, हमें कोई याद करने की जरूरत नहीं है, बट दिस वैल्यू इज अराउंड 1944 बेटा, हमारे पास इसकी वैल्यू होती है किलो जूल पर मोल। लेकिन दिस इज नॉट द इनफ इंफॉर्मेशन। अब बेटा यहां पे ना मैं एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूं। ये बेटा आप लोगों को इस पॉइंट की समझ आई है। अब मैं जो सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं, उसकी वजह से मैंने ये सारी की सारी डिटेल आपके साथ डिस्कस किया बेटा। मैं बल्कि इधर आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूं। अब बेटा एक छोटी सी चीज आपने काइंडली अंडरस्टैंड करनी है, इसे बल्कि इसे मैं हटा लेता हूं ताकि मैं वो लिख सकूं। एक छोटी सी चीज बेटा, बेटा आप लोगों ने ना ओ लेवल में, आईजीसीएसई में एक चीज पढ़ी होगी, पार्टिकल्स जो होते हैं दे कोलाइड विद ईच अदर। और कुछ हमारे पास कोलिजन ऐसी होती हैं विच आर नोन एज सक्सेसफुल कोलिजन और इफेक्टिव कोलिजन, एंड दोस कोलिजन काज द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। ऐसे ही है बेटा, अगर हम नंबर ऑफ कोलिजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ा दें, जैसे गैसेस में हम प्रेशर को बढ़ा रहे होते हैं, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। मैं राइट? रेट ऑफ रिएक्शन नॉर्मली गैसेस में प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, या आप कंसेंट्रेशन बढ़ा दें। ये बात याद आई बेटा आप लोगों को? यानी इफ यू इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। अब बेटा आपने मेरी इस बात को गौर से सुनना है। ये है नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जिसकी मैंने आपको कहा कि अराउंड 1000 बॉन्ड एनर्जी है। ये बेटा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसकी भी बॉन्ड एनर्जी 1000 के करीब है, बल्कि इसकी बॉन्ड एनर्जी स्लाइटली ग्रेटर देन 1000 है, इट्स स्लाइटली लेसर देन 1000। बॉन्ड एनर्जी स्लाइटली आपके पास लेस देन 1000, और यहां पे बी डॉट ई मीन बेटा बॉन्ड एनर्जी। is slightly greater than 1000। अब बेटा अगर बॉन्ड एनर्जी ही लैक ऑफ रिएक्टिविटी की रीजन होती, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को लेस रिएक्टिव होना चाहिए था। मैं वैसे ही फॉर द टाइम बीइंग वैल्यू कर देता हूं 944 एंड 1050। तो ज्यादा बॉन्ड एनर्जी है, लेस रिएक्टिव होता। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्टिव है। अब सबको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होता है। आपने ओ लेवल आईजीसीएसई में जब रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े होंगे, यू मस्ट स्टडी कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये बेटा हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट भी है, इट्स वेरी गुड थिंग एज वेल। अब बेटा क्या चक्कर है, रीजन क्या है? मैंने आपको क्या कहा, अगर आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ाते हो तो आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होने से मुराद है
पार्टिकल मोर रिएक्टिव हो गया, तब भी वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। नाइट्रोजन बेटा पोलर है या नॉन पोलर? नाइट्रोजन नॉन पोलर। क्यों बेटा? दोनों नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, कोई एक दूसरे के अट्रैक्ट ज्यादा नहीं कर रही, कोई पार्शियल चार्जेस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है बेटा हमारे पास? पोलर। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस। अब बेटा एक पोलर मॉलिक्यूल अगर कंटेनर में है तो दूसरे पोलर मॉलिक्यूल को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मीन कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी। वैसे हम आगे पढ़ेंगे बॉन्ड पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी को डिक्रीज कर देती है, लेकिन यहां पे चूंकि हम ऑलरेडी कह चुके हैं इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, तो डिक्रीज वाली टर्म तो वैसे ही गलत हो गई। यहां पे चूंकि दोनों डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो हम ये कह रहे हैं कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें पोलर पोलर की फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो अब बेटा हम यहाँ पे जो एग्जाम हिंट लिख रहे थे, मैं सेकंड एग्जाम हिंट लिखता हूं। बाय इंक्रीजिंग polarity, reactivity of molecule increase. For example, carbon monoxide is more reactive than nitrogen. बेटे याद रखिएगा, हम एक ही मॉलिक्यूल में भी पोलैरिटी चेंज करेंगे, वहां पे हम लिखेंगे कि बाय इंक्रीजिंग पोलैरिटी बॉन्ड एनर्जी विल बी डिक्रीज। वो यूनिट 5 में मैं आपको ये पॉइंट बताऊंगा लॉजिकली विद द रीजन, जब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की हम बात करेंगे। यहां पे बेटा जो मैं बात कर रहा हूं दैट इज स्लाइटली डिफरेंट। यहां पे हम ये कह रहे हैं कि हम पोलैरिटी को जब इंक्रीज करते हैं, यानी दो मॉलिक्यूल्स हैं, bond energy एक की in reality slightly greater as compared to other, but still despite of higher bond energy it is still more reactive। रीजन ये होती है कि ये पोलर मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर पार्शियल चार्जेस हैं, ये नेबरिंग पोलर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सकता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन ज्यादा होगी, हमारे पास रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा किसी बच्चे को? अब अगर आप सिलेबस आउटलाइन देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक एक पॉइंट आप लोगों को इस यूनिट का बता दिया, एक एक पॉइंट। तो अब बेटा हम थोड़े से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आप भी करोगे बेटा इसके जी। ये यूनिट चूंकि एक बहुत लेंथी यूनिट था, तो इसलिए बेटा हमने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया। मैंने आपको कहा कि यूनिट 4 जो है वो इंशाल्लाह इसी वीक में ही हम फिनिश कर लेंगे इंशाल्लाह ताला जी। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे बेटा आपको इसके बारे में बताता हूँ जी। ये बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने जी? अच्छा, ये बेटा ये तो खैर क्वेश्चन हम मेरे ख्याल है कर चुके हैं। ये बेटा आपके पास फिजिकल स्टेट से रिलेटेड है, ये आपके पास है जी PH3। ठीक है जी, ये भी हमने कर लिया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। अच्छा एक चीज मैं बेटा आपको और बता दूं, वैसे ये वाला क्वेश्चन भी हम करते हैं, ICL हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज, सॉरी, वो फिर आपको कुछ क्वेश्चन में मिलेगा तो फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। देखें बेटा आपके पास ना ये HF है, HCl, HBr एंड HI। अच्छा डाउन द ग्रुप ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है। स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही होती है। अगर मैं HF को छोड़ दूं तो ये बेटा हमारे पास है HCl, ये बेटा हमारे पास है HBr, ये बेटा हमारे पास है HI, और यहां पे बेटा हम लोग लिख रहे हैं
बॉइलिंग पॉइंट बेशक हम यहां पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल, या फिर हम यहां पे लिख देते हैं हाइड्रोजन हेलाइड्स। दो डिफरेंट तरीकों से एक्स एक्सिस पे हम लिख सकते हैं बेटा। ये चीज हमें समझ आ रही है, बड़े क्लियरली हम देख सकते हैं हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीज हो रही होती है। हालांकि ये सब के सब पोलर मॉलिक्यूल हैं, ऑल ऑफ देम आर हैविंग परमानेंट डाइपोल फोर्स और डाइपोल डाइपोल फोर्स, लेकिन मैंने आपको बड़ी क्लियरली बताया था डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है टेम्परेरी डाइपोल से व्हेन वी आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज हम इलेक्ट्रॉन को प्रेफर। लेकिन यहां पे बेटा आपके पास एच एफ आ जाता है। अब एच एफ इतना हाई क्यों है, हालांकि इसमें तो इलेक्ट्रॉन सबसे कम है। रीजन यह है कि एच एफ में हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज वन ऑफ द, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस पॉइंट की बेटा आपको समझ आई है? इंक्रीज इन, सॉरी मेरी असल में आज तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी की सारी चीजें लाजमी बताऊं। अच्छा, एक चीज बेटा मैं आपके साथ एक और भी डिस्कस करता हूं, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट कभी भी ना रहे बेटा। बेटा मुझे एक चीज बताएं, आइस H2O सॉलिड है, मैं राइट? या फिर बेटा मैं यहां पे लिख देता हूं आयोडीन सॉलिड। कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल नोबल गैसेस को छोड़ के व्हेन दे आर इन सॉलिड स्टेट, आइस में आपको पता है हमारे पास आइस में कोवलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन बॉन्ड है बिटवीन H2O एंड H2O। सेम इज द केस आयोडीन की जब हम बात करते हैं तो इसमें बेटा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन I एंड I, और दूसरे नंबर पे हम कहते हैं वंडरवाल फोर्सेस बिटवीन I2 एंड I2। तो हम यहां पे ना एक छोटा सा पॉइंट लिख देते हैं, इन सिंपल मॉलिक्यूल्स in solid state, more than one type of bond present, more than one type of bond, exception है noble gases। क्योंकि नोबल गैसेस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता बेटा। कोई भी सिंपल मॉलिक्यूल है, सॉलिड स्टेट में है, उसमें एक बॉन्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड सिंपल मॉलिक्यूल में बिटवीन एटम्स, एक होगी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल हैं इन सॉलिड स्टेट, ऑल ऑफ देम आर हैविंग मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड इन इट सॉलिड स्टेट। तो ये बेटा आपने लाजमी लाजमी ध्यान में रखना है जी। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम जी? सिंपल मॉलिक्यूल इन सॉलिड स्टेट में
हम क्या कह रहे हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ बॉन्ड होता है नोबल गैसेस को छोड़ के बेटा। अच्छा, वो बेटा हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो हम देखेंगे भी सही, ठीक है। इसमें बेटा किसी बच्चे को कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा? Why does ICl is higher boiling point than Br2? अब बेटा अगर तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ICl और Br2 में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं, लेकिन ICl जो है उसका हायर है। तो आपको पता है आयोडीन एंड क्लोरीन दे हैव डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में परमानेंट डाइपोल और डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है विच इज स्ट्रॉन्गर देन दिस टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो पहले नंबर पे वो कह रहे हैं बिकॉज द डिफरेंस इन द बॉन्ड एनर्जी, ये गलत है। बॉन्ड एनर्जी की जब हम बात करते हैं, ये अभी भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इट इज रिलेटेड विद रिएक्टिविटी बेटा। बिकॉज द डिफरेंस इन पोलर नेचर ऑफ आईसीएल बेटा आपके पास बिल्कुल आईसीएल पोलर है, वो नॉन पोलर है। डिफरेंस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन, ये भी बेटा आपके पास गलत है। और डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मास, ये भी बेटा हमारे पास, मॉलिक्यूलर मास को तो हम कभी कंसिडर ही नहीं करते। तो हमारे पास जो मेजर चीज है, मेजर डिफरेंस है, वो पोलैरिटी की वजह से है। पोलर मॉलिक्यूल में मोर देन वन टाइप ऑफ फोर्सेस होती है बेटा, परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल एज वेल एज आपके पास टेम्परेरी डाइपोल एंड डाइपोल। Which statement about the properties associated with the different type of bonding is correct? Covalent compound contain both oxygen and hydrogen form, अच्छा covalent bond contain both oxygen and hydrogen in its molecule form hydrogen bond। अच्छा इसने always correct तो नहीं कहा बेटा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो सकते हैं, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए। क्या मतलब बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मैं बाकी ऑप्शन भी देखूंगा, लेकिन मैं पहले एक छोटी सी चीज बता दूं। अगर तो इसने ओनली कहा तो फिर तो ये होगा, ये देखें अब इस कंपाउंड में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आपस में बॉन्ड हो तो फिर बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड है। वैसे इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है बट इट्स नॉट मेकिंग ionic bond and covalent bond cannot both occur in the same compound, this is wrong। जितने भी अमोनियम कंपाउंड होते हैं दे कंटेन ionic as well as co ionic compound are formed from different metal that ionic compound do not conduct electricity in solid state। ionic compound different from the metal that ionic compound do not conduct electricity। जी बेटा आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आप सबको आइडिया बेटा कि हमारे पास मेटल्स जो होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो होते हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंस नहीं होता बेटा हमारे पास, इसके अलावा भी इसमें डिफरेंस होते हैं, ठीक है जी। लेकिन हम इसे फॉर द टाइम बीइंग हम इसे कहते हैं जी कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे पास रॉन्ग। अब बेटा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जी, ठीक है जी। The only compound with a high melting point are those in which hydrogen bond, this is wrong। क्योंकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बेटा हमारे पास होते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल से मुराद है वो कंपाउंड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड होता है थ्रू आउट द स्ट्रक्चर, उन सब के अंदर बेटा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट जो होता है हाई होता है। और सिर्फ ये नहीं बेटा मैक्रो मॉलिक्यूल, हम ये कहते हैं कि हमारे पास और भी इस तरह की ऑप्शंस होती हैं जहां पे हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो ये बेटा, तो इसमें बेटा हमारे पास एनी कोवलेंट कंपाउंड, क्योंकि इसने एनी कोवलेंट कंपाउंड का है, ये बेटा मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखी है विच कंटेन बोथ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो ये बेटा हमारे पास ऑप्शन आ गए। एनी कोवलेंट कंपाउंड में अगर सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनर हमें ये कहता कि हमारे पास कंपाउंड में ऑक्सीजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता, देन दिस वाज द राइट। अब ये वाली ऑप्शन हमने इसको सी को राइट कंसीडर कर लिया। अब है बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? क्योंकि देखिए ना मैंने आपके सामने ये वाला जो कंपाउंड लिखा है इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, बट दिस कंपाउंड इज नॉट मेकिंग दिस थिंग, तो इसलिए बेटा हमने इसको रॉन्ग कंसीडर कर लिया। अब बेटा हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये किसकी बात कर रहे हैं? सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, सिलिकॉन, टिन एंड लेड। अच्छा, ग्रेफाइट एंड टिन। अच्छा, आपके पास बहुत ही आसान है बेटा, आपके पास ग्रेफाइट, आप सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी गुड होती है, टाइप ऑफ बॉन्डिंग हमारे पास कोवलेंट है, बेसिकली जॉइंट मैक्रोमॉलिक्यूल है। टिन बेटा उसने ऑलरेडी हमें बताया हुआ है, सिल्वरी सॉलिड, गुड कंडक्टर मेटल है, और मेटल भी जॉइंट मेटालिक लेटस होता है बेटा। मेटल में भी आप क्या लिखोगे? जॉइंट मेटल। आइडेंटिफाई द लेटेस्ट शो इन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट, तो ये बेटा हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल है, हम ऑलरेडी बेटा डिस्कस कर चुके हैं जी। जॉइंट मॉलिक्यूलर भी आप कह सकते हो जी। एक्सप्लेन व्हाई टिन इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, चूंकि एग्जामिनर मेटालिक बॉन्ड कह चुका है, तो ड्यू टू फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन और डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, जो भी बेटा आपका दिल करे यू कैन राइट दैट। आप देख सकते हैं वाटर बहुत हाई है एज कंपेयर टू H2S, H2SE, ये टिलीनियम, ये बेटा अगर आप गौर से देखें ये इंक्रीज हो रहा है, बट स्टिल दिस इज द हाईएस्ट वन। ये इंक्रीज इसलिए हो रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रही है। ये हाईएस्ट इसलिए है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा आपके पास, यहां पे इसने ये एलिमेंट हमें सॉरी कंपाउंड बताए हुए हैं, ये उसी के लिए। एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 16 इंक्रीजिंग फ्रॉम H2S टू H2TE आपके पास। तो बेटा बहुत आसान सी रीजन है, आपने सबसे पहले ये बताना है कि हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज हो रहे हैं। अब बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल इंक्रीज होने से क्या होगा? टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस इंक्रीज होंगी, जिसकी वजह से बेटा हमारे पास ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर देयर बॉइलिंग इंक्रीज होगी। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बेटा, परमानेंट डाइपोल का जिक्र नहीं करना। क्यों? आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप, ये सल्फर, ये सिलीनियम, ये टिलीनियम, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही होती है बेटा? डिक्रीज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है, तो ये जो डाइपोल है, ये मैं सॉरी यहां पे सल्फर बना लेता हूं, सल्फर एंड हाइड्रोजन, सिलीनियम एंड हाइड्रोजन, इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू H2SC। तो H2S में एक्चुअली स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल ग्रेटर है, लेकिन डाइपोल डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल का कंपैरिजन कब करते हैं? व्हेन दे आर हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही होती है, इसलिए हम यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, पहला पॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस की बात करेंगे, सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बॉयल, जब जाहिर है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड। तो ये बेटा 3 स्कोर 2 के लिए हम लिखेंगे। Explain why boiling point of H2S is much more higher, so H2O is much more higher than H2S। तो ये बेटा बहुत आसान सी चीज है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज वेरी मच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एज कंपेयर टू परमानेंट डाइपोल या डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां पे हम टेम्परेरी डाइपोल की बात नहीं करेंगे, क्योंकि H2O में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मॉलिक्यूल जो है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू H2S। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आपने देखना है। इसमें हम किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड की। नॉर्मली ये 2 स्कोर का आता है, यहां पे एग्जामिनर ने 1 का दे दिया, 2 का होता है, तो हम प्रॉपरली इसमें भी बताते हैं कि इसमें हमारे पास dipole dipole force and then we do the comparison as well। ये बेटा हमने किया हुआ है, ठीक है जी। ये आप लोगों ने करना है, डॉट एंड क्रॉस डायग्राम एंड ऑल द थिंग। ये फिर आपके पास एक और क्वेश्चन आ गया जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया बेटा। आप देख सकते हो H2S ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस, 2024 के पेपर का क्वेश्चन है। क्या कह रहे एग्जामिनर? विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाई वाटर डज नॉट फिट इन द ट्रेंड। तो अब यहां पे जो वाटर की रीजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर बट नॉट इन अदर मॉलिक्यूल।
अच्छा, अब बेटा आप लोगों ने एक काम करना है, इस यूनिट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैंने दिए हैं और उसकी सिर्फ और सिर्फ रीजन ये है कि ये यूनिट एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। अब ये मैं आपको कहूं कि आपने बस कल तक सारे करने हैं तो ऑब्वियसली ये बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने करना ये है, ठीक है जी, विच आई विल रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ यू, कि इसमें जो सेक्शन 1 है, पार्ट 1, अच्छा पार्ट 2, ये दो बेटा करने। अच्छा पार्ट 2 में ना मैं एक छोटी सी चीज बेटा आप लोगों को बता दूं, ये बेटा वैसे आप लोगों ने अपने उसके लिए करना है, CH3 3 टाइम CH, इससे ये मुराद है ये कार्बन ये हाइड्रोजन, ये बेटा आपके पास एक CH3 क्योंकि ऑर्गेनिक से है। आपने डेफिनेटली ये छोटी छोटी चीजें ओ लेवल IGCSE में भी पढ़ी हैं, बट मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये चीज है, ये ब्रांच्ड है, ये अनब्रांच्ड है। बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ब्रांच, स्ट्रेंथ ऑफ टेम्परेरी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस डिक्रीज हो जाती हैं। इसमें सबसे लोएस्ट होगी। OH ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तो सबसे हाईएस्ट जो होगा बेटा वो इसका होगा और सबसे लोएस्ट इसका होगा। अच्छा मैं कुछ चीजें आपको बता दूं, ठीक है जी, ताकि ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है, लाजमी बेटा करने आप लोगों ने, ठीक है जी, ये कर लेंगे। ये मैंने आपको बता दिया था। अ, मैंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाजुकात लिखे होते हैं, तो आई डोंट वांट कि जी आप लोगों ने देखें और कंफ्यूज हो जाए। ये देखिएगा बेटा आपके पास लिखा हुआ है CH3, ये वाली चीज, ये मैं इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। CH3COCH3, ये बेटा क्वेश्चन नंबर 23, बेशक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा बेटा। इससे मुराद ये है कि ये आपके पास, मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये CH3 है, CO से मुराद है कार्बन मेकिंग डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन, ये बेटा आपके पास CH3। अच्छा दूसरे नंबर पे बेटा जब भी हम CHO लिखते हैं, CHO से मुराद होता है C डबल बॉन्ड OH, ये किसके लिए बेटा, फॉर CHO। ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की जब हम बात करेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। और CO2H से मुराद ये होता है, ये खैर आप लोगों ने ओ लेवल IGCSE में पढ़ा होगा, C डबल बॉन्ड OH, ये बेटा CO2H को रिप्रेजेंट, यानी CO के लिए C डबल बॉन्ड O, बाकी ये बेटा आपके पास जो भी कंपाउंड है ये आप देख सकते हो। और जब CHO हो तो उसको बेटा हम इस तरीके से लिखते हैं, CO2H को हम इस तरीके से लिखते हैं। और C2H5OH अल्कोहल है, वो आपको आइडिया होगा बेटा, ठीक है जी। अच्छा अब बेटा करना यह है कि हमने इस वर्कशीट को ना इस वीकेंड तक लाजमी फिनिश करना है इंशाल्लाह ताला जी। तो अब बजाय इसके कि मैं आपको कहूं कि आप सारे क्वेश्चन करें, वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाएगा। आपने बेटा इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करना है। कब तक बेटा जी? इतना ज्यादा नहीं है, पार्ट 2 में मेरे ख्याल 10-11 क्वेश्चन ही है, ठीक है जी। ये बेटा आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह ताला पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये 13 पेज तक बाय डे आफ्टर टुमारो। फिर इस तरीके से हम कुछ क्वेश्चन डिवाइड करते जाएंगे और हमने इस पूरी की पूरी वर्कशीट को साथ साथ में करना है इंशाअल्लाह ताला जी, ठीक है। चलें बेटा, अल्लाह की ज़ात आपके लिए आसानियां करे। कल बेटा हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे, इसमें जो जो आपके प्रॉब्लम होंगे डे आफ्टर टुमारो की क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और आपको और होमवर्क दूंगा। वो यूनिट जो नेक्स्ट है वो हम इसी वीक में इंशाल्लाह खत्म करेंगे।